स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये है भैया हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 हिंदी वाले पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो भैया गेस्ट पेपर से लिया गया है, मतलब इसमें सारा गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है 2027 हिंदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। इसमें जो भी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको हाथ में भैया हिंदी का पेपर दिया जाएगा, आप बोर्ड हॉल में चले गए, आपके हाथ में हिंदी का पेपर दिया गया, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना, अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक और नाम। जैसे आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 95, तो अपना अनुक्रमांक लिख देना और अपना नाम। जैसे मेरा नाम है सरवन गोस्वामी। ठीक है, तो ऐसे आप अपना नाम और अनुक्रमांक सबसे पहले लिख देना, क्योंकि जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे। अब ये 2027 का हिंदी का गेस्ट पेपर है, बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल, और पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। देखो पेपर कोड है 801 डीसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। ठीक है, एंड अब सबसे पहले आपके पास जो समय रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है और देखना आपको कितना नंबर आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का, पूरा पेपर जो आपका रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। तो पेपर हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं निर्देश। देखो निर्देश आप लोग 2 मिनट जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, देखो निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ एंड खंड बा। ठीक है, अब 2 खंड में खंड आ जो होगा, देखो खंड आ 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। खंड आ जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, एंड खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर सीट पर उत्तर दें। लेकिन ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको इन सब का यूज नहीं करना, वरना आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। एंड प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है। ठीक है, एंड खंड बा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा जो रहेगा वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा और खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। जो खंड बा है वो सभी प्रश्न आपको एक साथ करना, जो कि कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 20 में 20 नंबर पक्का कराएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको सबसे पहले पेपर में जो एमसीक्यू प्रश्न है वो दिया जाएगा। अब एमसीक्यू प्रश्न जो आएगा 20 में 20 अंक का आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आप देखो कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चाहे आपसे रस मीमांसा पूछ ले या फिर आपसे चिंतामणि, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। ठीक है, आपसे चाहे जो पूछे वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, गुलाब राय नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, जयप्रकाश भारती नहीं है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चाहे आपका चिंतामणि हो या रस मीमांसा हो या त्रिवेणी हो, इन सब के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे रसगुल्लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। रक्षाबंधन जो नाटक है इसके जो नाटककार हैं वो कौन है? तो देखो उपेंद्र नाथ अशक नहीं है, राम कुमार वर्मा नहीं है मेरे प्यारे लाडलो, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है कि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं भैया रक्षाबंधन नाटक के नाटककार। तीसरा नंबर क्वेश्चन, छायावाद युग की मुख्य विशेषता। देखो छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, जल्दी से बताओ। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद का मतलब होता है, जानते हो, छाया, छाया का मतलब होता है जो छाया हमें प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। तो प्रकृति का
मानवीकरण, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। एक एक प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसे सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कराने वाला हूं, बस आप लोग बहुत ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। देखो कथन और कारण वाला, देखो इसमें कथन ए है और कारण आर है, ठीक है। इसमें देखो आपका लिखा हुआ शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, 1 नंबर का। जो शुक्ल युग है इसमें हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है। और इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल सही है। तो कथन ए और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। देखो कथन और कारण वाले में मैंने हिंदी वाले में ज्यादातर देखा है का व फिर गा वाला, यानी कि ए या फिर सी वाला ही ज्यादातर सही होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग समझ लो। देखो यहां लिखा हुआ है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है, 1 नंबर का। माटी हो गई सोना, जो ये संस्मरण है इसके लेखक कौन है? तो वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? प्रभाकर जी हैं भैया। माटी हो गई सोना इसके लेखक। यहां से 5 में 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में रीति काल की कालावधि, देखो रीति काल कब से कब तक माना जाता है? तो आप याद रखना कि 1643 से 1843 तक हमारा रीति काल होता है। 1643 से 1843 तक, अब तक जो है वो मॉडर्न युग है, ठीक है, यानी कि जो आधुनिक काल है, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका मिलान वाला आएगा। देखो मिलान वाला सबसे पहले यहां देखो 7 नंबर की उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। या ए वाला है, वी वाला है, सी वाला है, ठीक है ये। एंड ऑप्शन नंबर का है, खा है, गा है, घा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिलान में है क्या। देखो बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सूची फर्स्ट है और यहां सूची सेकंड है। देखो बिहारी है, मैथिली शरणगुप्त हैं एंड जयशंकर प्रसाद जी हैं। द्विवेदी युग है, रीतिकाल छायावादी। देखो सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। और बिहारी एंड हमारा मैथिली शरणगुप्त, देखो बिहारी को सभी को पता है रीतिकालीन है, मैथिली शरणगुप्त हमारा द्विवेदी युग से है, ठीक है। तो यानी कि ए वाले का आपका दूसरा, ठीक है, और सी वाले का तीसरा। ए वाले का दूसरा है, ध्यान देना, ठीक है, ए वाले का दूसरा। 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, ए वाले का जो है वो दूसरा है। देखो ए वाले का दूसरा और तीसरे का तीसरा, ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मिलान 1 नंबर का जरूर आएगा और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नया जो पेपर पैटर्न, इसमें एक क्वेश्चन यानी कि मिलान का है और एक आप लोगों का नया जो है कथन और कारण वाला, ठीक है। 2026 से आ रहा है, 2027 में तो जरूर ही आएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 वाला समझते हैं। देखो लिखा हुआ है तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? तार सप्तक के कवि जो है वो अज्ञेय ने क्या कहा था? राहों का अन्वेषी कहा था। क्या कहा था बच्चों? राहों का अन्वेषी कहा था, ठीक है। तो राहों का अन्वेषी कहा था, साहित्य सहचर नहीं कहा था, नई धारा के साथी नहीं कहा था, पथ के साथी नहीं, वो क्या कहा था? वो कहा था राहों का अन्वेषी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, 1 नंबर का। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। का वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। निराला जी हैं भैया राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, एक और कथन और कारण वाला आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये पद से है। कथन है ए वाला कि देखो रीति काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही, रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। कारण आ रहा है इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि आपका कथन और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, हमारा ए वाला ही सही है, ठीक है।
समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। देखो आप लोग बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये पेपर जो गेस्ट पेपर है बच्चा, ये तैयार करके ही जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन समझो, यहां से हमारा व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करुण रस का स्थायी भाव, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस है, एक हास्य रस, एक हास्य, एक करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी कि हंसना, और करुण रस का शोक होता है, अर्थात दुख प्रकट करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां 2 चीजें आपका क्लियर है, क्रोध नहीं होगा, हास्य नहीं होगा, शोक होगा, शोक प्रकट करना। ठीक है, जब आपका कोई मन चाहे चीज नष्ट हो जाए, ठीक है, तो शोक प्रकट होता है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब सी शब्द आ गया, बताओ कौन सा अलंकार है? सभी को पता है, अगर सी सा ये शब्द आ जाए, उपमा अलंकार, आप आंख मूंद के लगा दो। अगर मन मानो जन जानो मनहु जनहु शब्द आ जाए तो आप उत्तर बड़े छा अलंकार लगा देना। ठीक है, वैसे तो यहां हमें भैया खा वाला सही है, उपमा अलंकार होगा। 12 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ सोरठा क्या है? सोरठा किस प्रकार का छंद है बच्चा? सोरठा किस प्रकार का छंद है? 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। सोरठा जो है हमेशा याद रखना कि दोहा एंड सोर, ये हमारा जो सोरठा है वो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, विषम नहीं, सम्मात्रिक नहीं, हमारा अर्ध सम्मात्रिक होता है सोरठा। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति परिश्रमी, यानी कि परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। परिश्रमी कर लेना। ठीक है, वाक्य का सरल वाच्य, सरल वाच्य का मतलब होता है वाक्य का जितना छोटा। अब इन चारों में देखो सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये यहां तक है, ये यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक, तो यही लगा दो भैया, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं। खा वाला ऑप्शन सही है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, जो छोटा है वही लगा दो। सरल का मतलब होता है जितना छोटा बना सको। ठीक है, बात ध्यान रखो, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। मान लो कोई एमसीक्यू प्रश्न नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, आप ट्रिक से भी करके आओगे। आगे आ जाओ, यह एक क्वेश्चन है 15 नंबर। लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? और आप लोग कमेंट करना कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर तो अर्थ के आधार पर 4 नहीं होते हैं, 2 नहीं होते, 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, हम अर्थ के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रातः काल यानी कि प्रातः काल आप घूमने जाया करो ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। अब आपको यहां ये बताना है कि इसमें हमारा संबोधन अव्यय है या विस्मयाद बोधक अव्यय है या समुच्चय बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। बताओ इसमें हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण बोधक अव्यय है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो आपका एक समास वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग कहोगे तो समास का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो 17 नंबर है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी मतलब आगे 3 शब्द आ गया, मतलब गिनती आ गया। जैसे पंचवटी, आगे 5 शब्द आ गया, तो ऐसे समास हमेशा याद रखना कि वो हमारा द्विगु समास होता है। क्या होता है? 2 ही समास है आपके सिलेबस में क्लास में, द्विगु समास। और अगर जैसे माता हाइफन पिता आ जाए तो ये याद रखना, ये हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें हमारा द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययीभाव नहीं होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ऐसे जो ट्रिक हैं आप लोग हमेशा याद रखा करो भाई, आपको हमेशा काम आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में भैया कर्ता की नहीं बल्कि कर्म की ही प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होगी। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य है, अगर कर्तावाच्य होता कृतवाच्य तो कर्ता की प्रधानता होती। ये हमारा 18 क्वेश्चन हो चुका है। और अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो लिखा हुआ है कि 19 नंबर प्रश्न ध्यान से समझो कि तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम याद करो, तेसाम वाला तो वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गा वाला ऑप्शन सही है, पंचमी नहीं है, सप्तमी नहीं है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ हम लोग देख लेते हैं बच्चों। 20 नंबर देखो, 20 नंबर
कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, एक नंबर का सर्वनाम, मनुष्य एक नाउन है तो ये नहीं है, कोई एक हमारा सर्वनाम है, बचपन एक क्रिया है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 में 20 MCQ प्रश्न। ये MCQ प्रश्न पेपर में जाने से पहले तैयार कर लेना। ये गेस्ट पेपर से लिया गया है और गेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सारा आप तैयार कर लेना भैया। ये हमारा हो गया 20 MCQ प्रश्न एक गेस्ट पेपर में से। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जो खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा सॉल्यूशन के साथ। अब हम लोग देखने वाले जो खंड बा है, खंड बा जो कि वर्णात्मक प्रश्न, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको 50 में 50 अंक करना है। ठीक है, और आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ये गेस्ट पेपर में से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 6 नंबर का। देखो इसमें 2 गद्यांश रहेगा, कोई एक का उत्तर देना है। ठीक है, अगर आपको पहला नहीं आता तो दूसरा कर लेना, नहीं आता मान लो दोनों तो भी करके आना, छोड़कर मत आना। छोड़कर आने से आपका नंबर कट ही जाता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि का वाला भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी बहुत थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह से यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहां भिन्न भिन्न संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। अब यहां से आपका अंडरलाइन है गया रेखांकित अंश। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे या एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जाति का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं बल्कि विभिन्नता ही नजर आती है। ये हमारा 6 अंक का है। इसमें 3 प्रश्न हैं। देखो अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा बच्चों सॉल्यूशन के साथ। देखो 3 प्रश्न हैं, ध्यान से समझो। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ पाठ अथवा लेखक का नाम लिखो 2 नंबर का। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का। साथ में प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है 2 नंबर। 3 क्वेश्चन कर लोगे 6 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है, अब इसको आपको अलग पेन से हाईलाइट करना है, द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्गृत है। जो पाठ का नाम, पाठ और लेखक, इसको एक अलग पेन से हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर जब एक बार देखे तो लगे एक टॉपर की कॉपी है। अब रेखांकित अंश भैया करने से पहले 1-2 बार आप पढ़ लेना रेखांकित अंश। ठीक है, अब यहां आप लोग हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, देखो ध्यान से समझो, का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अभिन्न हो, मतलब उनको नहीं पता हो यहाँ का सब कुछ, ठीक है, को घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है। ठीक है, एंड दूसरे देश के वासी, ध्यान से समझो, दूसरे देश के वासी इस प्रकार की बातों से आश्चर्य करने का योग कुछ भी नहीं, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार की गहराई में नहीं जाते, गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। लो भैया आप बना के भी लिख सकते हो, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इस गद्यांश में लेखक क्या समझाना चाहता है। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक अपने देश और उनकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। अब ये आप कर लोगे 2 नंबर, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जाके देख लो, क्वेश्चन बैंक में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ना आए तो आप ये वाला कर सकते हो, भैया ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से वाले चैप्टर से। देखो खा वाला अगर ना आए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ईश्वरा का यही अनोखा वरदान जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है, ठीक है, घर बना लेती है, वह उस चीज का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद होता है, बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो दूसरों के पास होता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव जो है उनके हृदय में डंस मारते रहते हैं। डंस के इस दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है, मगर एक नई स्त्रीयालु जो व्यक्ति है वो करे भी तो क्या आदत से लाचार होता है और उसको ये भोगना ही पड़ता है। ठीक है, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। जैसे आपके पास है फिर भी अगर दूसरा कोई कुछ ले आया तो वो क्यों लाया ये सोचकर मतलब जलन होता है।
प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है 2 नंबर। तो आप ये वाला HW में घर पे जाके तैयार करना, मैंने एक करा दिया है, एक आप लोग खुद से कर लेना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अब हम लोग आते हैं पद्यांश की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2 लाइन में आता है हर साल। निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखा बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सड़ो जुबड़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे वर्ष मुल्क मिलाए। मैंने बताया था 2 लाइन में आए तो बिहारी लाल जी का, बढ़त बढ़त शब्द आए तो बिहारी लाल जी का। मैंने गद्यांश पद्यांश का ट्रिक ऑलरेडी बता रखा हूं, ठीक है। अब यहां देखो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या करो 2 नंबर, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है 2 नंबर, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझते हैं, ठीक है। संदर्भ देखो, पहला संदर्भ प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी लाल, जिसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट जैसे मैंने ब्लू कर रखा है, द्वारा रचित बिहारी सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक महाकाव्य, इसको भी अलग से लिखना, से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्गृत है। भक्ति नीति, तो भक्ति अलग एक शीर्षक है, नीति अलग है, तो ये नीति से लिया गया है, 2 नंबर आपका पक्का हो गया संदर्भ का। रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा प्रसंग इसमें डाल देना क्योंकि भाई पद्य में जरूरी होता है। तो प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन किया। व्याख्या समझ लो बच्चों, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या। देखो कवि का कथन है, कवि का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जब आपके पास ज्यादा धन हो जाता है तो आपके पास मन भी बढ़ जाता है। पहले आप जब आपके पास धन नहीं रहता था तो आप रोटी खा के फिर आप गुजारा कर लेते थे। जब आपके पास ज्यादा धन हो गया तो हमें 5 स्टार होटल में जाना है, 2-3 हजार का खाना खाना है, तो वो चीज होता है, ठीक है। किंतु जब धन घट जाने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, लेकिन जब अचानक से धन कम हो जाए तो ये मन रूपी कमल नहीं घटता, ये बात ध्यान रखना। अपितु समूल नष्ट हो जाता, धन के बढ़ने पर मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। छोटा सा व्याख्या है। अब एक क्वेश्चन और था भैया, देख लो यहां लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और था, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो सभी को पता है कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। देखो यहां ध्यान से देखो, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है, धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन न रहने पर बहुत कष्ट होता है। जब आपके पास ज्यादा धन हो, मन को नियंत्रित करो, धन को एक अच्छा जगह लगाओ, ठीक है। फिर अगर धन नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर ना आए तो आप ये वाला कर लेना भैया, खा वाला, कि सच्चा प्रेम है वही जिनकी तृप्ति आन पल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण कहा करो प्रेम पर निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र असम जिनसे विकसित, एंड आत्मा के विकास में मनुष्यता होती है विकसित। आप ये वाला कर सकते हो, ये भी 6 नंबर का आएगा। तो आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश करा दिया, 12 नंबर। अब हम लोग आते हैं जो हमारा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश गेस्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला हम लोग देखते हैं। यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का जो होता है वो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और हिंदी व्याख्या करो, 5 अंक का आएगा। 5 नंबर आपका फिक्स करा देगा अगर आपने ये एक छोटा सा गद्यांश कर दिया संस्कृत का, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, लिखा वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं बिम्बल गंगा कूले स्थिता, अस्या घटना मुलाकाती पंख धौलम बहुत चंद्रगाते आगता पर्यटका दुर्गंध सभ्यम नित्र आयंत अश्य घटना नाम शुभम विलोकम एवं बहु प्रसन्नते। 2016, 19, 23, 25 बहुत बार आया हुआ है बच्चों, बहुत बार, ठीक है। तो आपको तैयार कर लेना है। अब इसमें देखो, इसमें आपका बच्चा यहां देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया है संदर्भ, कि संदर्भ क्या है इसका। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, कहां से बच्चा, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्गृत है, ठीक है। वाराणसी पाठ, यहां से हर साल गद्यांश आता है, हर साल बच्चा गद्यांश आता ही है वाराणसी चैप्टर से, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। संदर्भ भैया 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। फिर हमारा आता है प्रसंग। देखो प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। देखो प्रसंग लिखा हुआ, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। वाराणसी के हर एक जो गद्यांश में आप सेम संदर्भ और सेम प्रसंग लिख सकते हो, सेम, क्योंकि ये चीज हर एक में लागू होगा, केवल आपको चेंज क्या करना, अनुवाद। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल के गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंख श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं और
यानी कि असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो ये आप कर लोगे, 5 अंक आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ना आए तो आपके पास चॉइस भी है, आप दूसरा वाला कर सकते हो। देखो ये वाला अथमा वाला, भारतीय संस्कृति वाला, अस्माका संस्कृता सदा गतिशीला वर्धता मानव जीवन संस्कृतम यथा नवम विचारधाम स्वाभिगतम नवम शक्ति अर्थ दुरागा युक्तम कल्याणकारी तथस्थम भवतम एंड गतिशीला रहस्य मानव जीवन सतत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी तैयार कर लेना। दोनों तैयार कर लोगे तो बिल्कुल आप छोड़ कर नहीं आओगे, बिल्कुल, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हमारा आता है संस्कृत का पद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है 5 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का आपको हिंदी अनुवाद करना है 5 अंक का, ठीक है। ये पूरा तैयार कर लेना, अभी आप पूरा समझ लो, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा बच्चों, टेंशन मत लो, मैं आपको पीडीएफ पूरा दे दूंगा। देखो लिखा हुआ सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागा भवेत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संदर्भ इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, गेस्ट पेपर में से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्वे भवन सुखिना वाला, ठीक है। अब छोटा सा प्रसंग और व्याख्या डाल दो बस। देखो छोटा सा प्रसंग आप लिख देना जो भी जानते हो। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, अर्थात सबका कल्याण हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने, ठीक है। ये हमारा 5 अंक पक्का हो गया। लेकिन नहीं आता तो दूसरा वाला कर लेना। किस्वत गुरुत्रम मुंह में किस्वत साखात किस्वत शीघ्रम अर्थात किस्वत बहुत तिरात, ठीक है। अभी और भी होगा 2 लाइन ये, ठीक है। देखो माता गुरुत्र मुंह का मन शीघ्र चिंता बहुत, ठीक है। ये एक मतलब पहेली है जो कि पूछा जाता है, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है, आप लोग देखना, ठीक है। जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी वाले, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 5 + 5 10 नंबर पक्का करा दिया। अब देखो सबसे ज्यादा भैया स्पेशल बात कि आपका आता है 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना 3 अंक का। देखो खंड काव्य जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है। तो आपको करना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, आप किस जिले से हो वो आप कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा 99 18 86 31 96 इसी पर, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। खंड काव्य में कौन कौन सा आता है, देखो सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान से समझना। देखो अग्र पूजा खंड काव्य आता है, तुमुल खंड काव्य आता है, जय सुभाष खंड काव्य आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा खंड काव्य है भैया, बहुत सारा खंड काव्य है। देखो मुक्ति दूत खंड काव्य आता है, ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, कर्मवीर भरत खंड काव्य आता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य आता है, ठीक है। ये सारे खंड काव्य है। मातृभूमि कर्ण खंड काव्य, इसमें से कोई एक, सबके 2-2 पार्ट हैं, जैसे पहला दूसरा, इसमें से भी एक कोई करना है, ठीक है। आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो 6 का जो है वो है जीवन परिचय, और जीवन परिचय तो भैया जो बताएंगे वही आएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 अंक का, ठीक है। आपको 3 ही तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर गंगार प्रसाद, जयप्रकाश भारती, बहुत है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा। बस तैयार कर लो। लिखना कैसे, 3 स्टेप में, ध्यान से देखो 3 स्टेप में। आपको सबसे पहले ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है, मैंने बता भी रखा है। फिर एक बड़ा सा जीवन परिचय, कोई सा भी आप लिख लो, फिर रचना, उनकी रचना, ठीक है। आप किसी का भी लिख रहे हो, चाहे कवि का या लेखक का, इन्हीं 3 स्टेप में लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया लेखक का, बहुत इंपॉर्टेंट भैया 2027 पेपर के लिए तैयार कर लेना। अब ऐसे ही हमारा कवि का आता है, देखो कवि का जीवन परिचय, देखो खा वाला, देखो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 अंक का।
सूरदास जी गोस्वामी, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 पेपर के लिए। आप कवि और लेखक का तैयार कर लो, 5+5 10 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये गेस्ट पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना, ठीक है। अब आते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। जो प्रश्न पत्र में है उसको बिल्कुल मत लिखना, जैसे आपका सर्वे भवंत वाला है, किस्वत गुरुत्तम भूमि वाला है, तो आपको लिखना है बंधनम मल्लम विजयो जप पराजय वीरतमो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये वाला लिख देना जो पेपर में नहीं है। ये हमारा हो गया श्लोक। अब आगे आ जाओ भैया, आपको संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर करने होंगे। देखो 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। देखो वाराणसी नगरी कुत्र स्थित, तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, ठीक है। आगे वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, ग्रामीणा का, देखो चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसित, कोई 2 ही करना है। ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा पहलियम उपासक, ठीक है। तो आपको 2 ही करना है, इसमें से 2-3 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों सबसे ज्यादा नंबर का, हमारा 7 नंबर का निबंध। देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो, 7 नंबर का। देखो बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार करना है ये वाला। योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, बिल्कुल से तैयार कर लेना ये वाला। वृक्षारोपण का महत्व एंड विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये 5 आप तैयार कर लेना। और अगर आप हेडिंग बना के लिखोगे भैया निबंध, हेडिंग बना के, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। आप कहोगे सर मान लो हमें हेडिंग ना याद हो, तो आप ट्रिक समझ लो बच्चा, 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन होता है किसी भी निबंध में। पहला रूपरेखा, रूपरेखा हर एक में कॉमन होता है। आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, रूपरेखा आपका पहला हेडिंग होगा, फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग प्रस्तावना, हर एक में प्रस्तावना, ठीक है, हर एक में कॉमन होगा। तीसरा फिर आप जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ लिख देना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में 1-2 हेडिंग बीच में और डिस्कस करके सबसे लास्ट में आपको उपसंहार वाला हेडिंग लिखना है। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन होता है, और फिर आपको 1-2 हेडिंग और बना के लिख देना, बस आपका पूरा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट पत्र। पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो 10वां नंबर, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया हो, 4 नंबर का। अथवा नहीं आता तो अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों के लिए एक दैनिक संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है। मैं आपको 3 पत्र करा दूंगा बच्चों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बस, ठीक है। ये आप लोग जरूर से तैयार करना, गेस्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा हिंदी का गेस्ट पेपर, इनका पूरा सॉल्यूशन बता दिया। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना बच्चों, ठीक है, 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे। और जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, पूरा आपको सिलेबस या फिर आपके जो भी गेस्ट पेपर, जो भी टेस्ट वगैरह सब कुछ, तो आप लोग ज्वाइन कर लो बच्चों, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो जल्दी से। और ये हिंदी का गेस्ट पेपर हो चुका है, और किस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए वो कमेंट कर देना, और आज के इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।